डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रोग्राम का नाम सच के साथ है और मैं आपके साथ घनश्याम हूं। इस दौर जब मेरी और आपकी मुलाकात होती है तो मैं अक्सर सच की बात करने की बात कहता हूं सच बोलिए, सच की राह पर चलिए, सच को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार ये सच जब आप जानते हैं तो बहुत पीड़ा देता है, और इसी पीड़ा से पिछले 1 हफ्ते से पूरा देश जूझ रहा है। हर माँ बाप जूझ रहा है, हर वो अभ्यर्थी जूझ रहा है जो देश में एक बड़े ओहदे को हासिल करने की तैयारी कर रहा है। और इस पीड़ा का अंत कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। और इस पूरे 1 हफ्ते में कई बार हमने और हमारी टीम ने सोचा कि कैसे इस विषय पे आपसे बात की जाए। कौन से वो छोर हैं जिसको पकड़ा जाए, वो कौन सी डोर है जिसको थामा जाए और आपको बताया जाए कि असल में छात्रों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह की ज्यादती है, किस तरह से कोचिंग सेंटर सपनों को बेच रहे हैं, सपनों का वो सौदा कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा उन्हीं कोचिंग सेंटर्स का है। छात्र खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे या नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि जिंदगी पे बात बनाई है। छोटे छोटे 8 बाई 10 के कमरों में जिंदगी बिताते हुए छात्र बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और सपनों की अकाल मौत हो रही है। और इसका जिम्मेदार कौन है, कोई बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल एरेना में पॉलिटिकल स्कोरिंग करने का जो खेल है वो खेला जा रहा है। छात्र परेशान है और माँ बाप उससे ज्यादा परेशान है। भाई, अपने जीवन भर की पूंजी जिन बच्चों के लिए लगाई है, जिन बच्चों पर लगाई है, वो पूंजी किस तरीके से मौत में तब्दील हो रही है, वो भी अनिश्चित, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। ये सिस्टम है और इस गले हुए सिस्टम की परत दर परत आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। कोचिंग सेंटर से लेके, पीजी वालों से लेके, ढाबे वालों से लेके और दिल्ली की सरकार तक हर किसी की जिम्मेदारी आज तय करने की कोशिश की जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूं, किसी तरह का कोई खास नैरेटिव सेट करने का एजेंडा हमारा नहीं है। एजेंडा बेस्ड प्रोग्राम भी हम नहीं करते हैं। आप तक जो बात पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फैसला भी आप पर ही छोड़ते हैं कि हम आपके प्रश्नों को उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। आपके कमेंट्स, आपके रिएक्शन जो मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं और जो कोशिश हमने की है उस कोशिश को आगे तक ले जाने के भरसक प्रयास में आप हमारे साथ जुटे हुए हैं। तो आज बात उन्हीं छात्रों की, उन्हीं अभिभावकों की जो अजीब सी पशुपेश में है, अजीब सी कश्मकश है, और ये उलझन कब सुलझेगी किसी को नहीं पता। छात्रों के उस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी उम्मीदों के साथ जो उन्होंने भविष्य के सपने संजोए हैं वो पल भर में बारिश की चंद बूंदें उनको डुबो रही हैं। और जिम्मेदारी किस किस लेवल पे तय होनी चाहिए इसको कोई कुछ नहीं कह रहा। अब कोर्ट सामने आ गया, कोर्ट कह रहा है भाई आपकी बस की बात नहीं तो हम करेंगे। इतनी बड़ी बात कोई कुछ कहने को तैयार क्यों नहीं है? आज कई सवालों को नजदीक से समझने और जानने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट हमने बनाई है, ध्यान से समझिएगा। और मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, ये 50 से 55 मिनट मेरे लिए नहीं, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए रिजर्व करिएगा। बहुत गंभीर मसला है। सच के साथ की बात आज भी होगी। दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत। कौन है छात्रों की मौत का जिम्मेदार? कौन है छात्रों के माता पिता का गुनहगार? किसकी लापरवाही ने 3 परिवारों के सपनों को कर दिया बर्बाद? कहां बैठे हैं शिक्षा के नाम पर मोटी फीस डकारने वाले कोचिंग सेंटर? सड़क से संसद तक छात्रों की मौत का मुद्दा गरमाया। दिल्ली सरकार और एमसीडी कितनी है जिम्मेदार? व्यवसायीकरण चल रहा है शिक्षा का, उसी के चक्कर में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। मैंने आईएएस बनने का सपना देखा, ये हमारी गलती नहीं है। हमने दिल्ली सरकार के सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे पैसे की बहुत खेल है। यहाँ हर एक इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में क्लासेस हैं, किसी को कोई डर नहीं है। हमारे माँ बाप की क्या गलती है कि उन्होंने हमें दिल्ली भेजा। छोटे से मकान में रहते हैं जहाँ पर हमें सांस भी नहीं आती है। हम दिल्ली पढ़ने आए थे, हमारी क्या गलती थी? देश के अलग अलग हिस्सों से यूपीएससी के इन छात्रों की आंखों में एक ही सपना है। सपना है देश के सबसे ऊंचे ओहदे को हासिल करना,
जिससे सिस्टम को दुरुस्त कर समाज में एक नई इबारत लिखी जाए। लेकिन ये सभी छात्र इसी व्यवस्था का शिकार हो गए हैं। देश की राजधानी के पॉश इलाके के सबसे महंगे कोचिंग सेंटर में कई सपनों का डूबकर मर जाना शर्मनाक है। ये वो युवा है जो कल देश का भार और जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेने वाले हैं। आखिर इनकी गलती क्या है? ये तो बस पढ़ाई करने और अफसर बनने की प्लानिंग के साथ दिल्ली आए। उनके सवालों का जवाब देना ही होगा। हमने दिल्ली सरकार के सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के इंसिडेंट के बाद हमें यह आश्वासन दिया गया था कि जो भी यहाँ का सीवर है उसकी सिल्टेशन, उसके सेडिमेंट हम साफ़ करेंगे, वाटर कैपेसिटी बढ़ जाएगी सीवर की, वाटर लॉगिंग दोबारा नहीं होगी। 2 दिन पहले 100 मिलीमीटर की रेन में आपने देखा था 4.5 फुट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पानी भरा था। ये पूरा लाइव देखा है, पूरा इंडिया ये चीज़ देखा है। तो ये चीज़ दिखाता है कि एमसीडी हमको लेकर कितना कंसर्न है, या एमसीडी हम लोग को लेकर क्या कर रही है। और हम लोग अगर यहाँ पर रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग इनके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, हम इनके एसेट्स हैं। हम यहाँ रह रहे हैं, इनकी मार्केट चल रही है, मार्केट से रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, एमसीडी को टैक्स मिल रहा है, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, हाउस रेंट टैक्स दे रहे हैं। तो एमसीडी का हम लोग एक रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद भी हमें यहाँ 3rd ग्रेड सिटीजन के जैसे कंसिडर किया जा रहा है। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करने 2021 में आया था। 3 साल से मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे पैसे की बहुत खेल है, जो टीचर्स भी बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ एलिट क्लास आके तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत है, प्रिपरेशन रेंट बहुत है, और यहाँ कोई भी रेगुलेशन नहीं है। आप देख लो, ये हादसा होने के बाद भी उल्टा ये लाइब्रेरी के फ़ीस बोल रहे इंक्रीज़ होगा। सारे लाइब्रेरी के फ़ीस इंक्रीज़ कर चुके हैं। हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम दूर दूर से आते हैं। कोई यहाँ पर वाराणसी से है, कोई आजमगढ़ से, यूपी से, केरला से, मतलब अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं। पर हमारे प्रोटेस्ट को यहाँ पर कोई लीड नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज, रूम रेंट इतना ज़्यादा है, और हम छोटे से मकान में रहते हैं जहाँ पर हमें सांस भी नहीं आती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आरटीआई जो फाइल हुई है उसका भी अब तक कोई जवाब नहीं आया हुआ है, कोई किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमारे माँ बाप की क्या गलती है कि उन्होंने हमें दिल्ली भेजा, अपने सपनों को साकार करने के लिए भेजा, खून पसीने की कमाई अपने बच्चों पर लगाई। क्योंकि हर माँ बाप के लिए, एक बच्चे के लिए एक महीने में 30 से 35 हज़ार खर्चना हर माँ बाप की बस की बात नहीं है। और यहाँ पर बच्चे आए हैं, पढ़ रहे हैं, जो हमारे भाई बहनों की जान गई है। जान कैसे गई है? लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते। किसने सोचा था कि उनकी जान लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते जाएगी? और सारी सब यहाँ पर सब मिले हैं, एमसीडी से लेकर जो यहाँ की सरकार है, सबकी मिलीभगत है। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उस परिवार पर जब उसने खबरों में ये दर्दनाक मंजर देखा होगा। क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पर जिनके सपनों के संसार की अकाल मौत हो गई। ये सब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन इस सब का इस गल चुके सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि जिंदगी के सपने बुनने आए यहाँ इन छात्रों ने अपने साथ होने वाली अनहोनी की कभी शिकायत ना की हो। कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी नहीं सुनी गई। शिकायत करने के बाद कई बार रिमाइंडर भी दिए गए, तब भी उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं हुआ, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर लोग अपने जीवन की और राष्ट्र के सेवा की अनेक आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं, नए अवसरों की तलाश में ही नहीं, बल्कि कोचिंग के माध्यम से नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थीं, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की
आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। इस विषय पे संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, जिसमें एक कंप्लेंट 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है, जिसमें उसने बहुत साफ लिखा है कि वो करोल बाग का निवासी है। राव आईएएस के बेसमेंट में परमिशन के बगैर एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूं। अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं। इसी बीच में ये 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया है। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट का एमसीडी को साफ निर्देश है कि बेसमेंट में किसी तरह के कोचिंग सेंटर नहीं चलाए जा सकते। एमसीडी के डेली फायर सर्विस ब्रांच की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में करीब 13% के पास ही फायर सेफ सर्टिफिकेट है। 461 कोचिंग सेंटर फायर और दूसरे सर्टिफिकेट्स के बिना चल रहे हैं। वहीं इस लापरवाही में दिल्ली की सरकार की भी जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में सरकार होने के साथ ही एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। तो आज सच के साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि कोचिंग सेंटर में पानी की निकासी के क्या इंतजाम थे। आखिर कोचिंग संस्थानों को इतना गैर जिम्मेदार होने की हिम्मत कहां से आती है कि लाखों की फीस लेकर भी छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में जरा नहीं डरते। क्या यहां बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति ली गई थी? यदि नहीं तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इस पूरे इलाके में इसी तरह से बेसमेंट में लाइब्रेरी धड़ल्ले से चलाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यही कि बेगुनाह छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं स्तब्ध हूं, मैं हतप्रभ हूं, मैं एक शून्य में हूं और समझ में नहीं आ रहा कि चर्चा की शुरुआत कहां से करें। यहां पीड़ा भी है, दुख भी है, दर्द भी है, लाचारी से परेशान मां बाप भी हैं, सबको फिक्र है, लेकिन फिक्र नहीं है उस सिस्टम को जिसकी जिम्मेदारी पे ये छात्र अपने भविष्य को संवारने की असफल कोशिश कर रहे थे। मैं कोट एंड कोट कह रहा हूं, असफल कोशिश, क्योंकि यहां तो जिंदगी पे बनाई है। समझूंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं हुदा जरीवाला, आम आदमी पार्टी से। हुदा, स्वागत आपका मेरे शो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सूर्य प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और दोनों ही लोग सिस्टम से जुड़े हैं, तो आज बताएंगे कि कहां चूक रह गई। लेकिन जो अहम किरदार हैं वो है छात्र। निहारिका सिंह मेरे साथ जुड़ रही है, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, साथ ही साथ अंकुश भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश और निहारिका दोनों से इस दर्द को समझेंगे कि आखिर कहां पे बड़ा झोल है जिसको समझने की जरूरत है। निहारिका, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। कितनी बड़ी मजबूरी, कितनी बड़ी लाचारी, कितनी बड़ी बेबसी अपने माता पिता की आंखों में इस घटना के बाद आप देख पा रही हैं। वो तो ठगे से रह गए लग रहा है। बिल्कुल सर, जब हमारी ये घटना हुई तो रात को 11 बजे पहले फ़ोन फैमिली का ही आता है
कि तुम लोग कहाँ रहते हो, कैसे हो, सब कुछ ठीक है, कहाँ हो, जल्दी से घर वापस आओ, वहाँ से निकलो। आप बीच प्रिपरेशन में हो, आपकी क्लासेस बीच में है, वो बंद कर दी गई आपकी क्लासेस, आपकी बिल्कुल क्लासेस एक तरह से सस्पेंड कर दी कि आपकी पढ़ाई बीच में रुक गई, आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते हो, आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे। पुलिस फोर्स इस तरह लगा दी गई, वहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए, बच्चों को रोकने लगे और माँ बाप को ये चिंता होने लगी कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कल को लाइब्रेरी जाएँ वहाँ पर कुछ हो जाए, कभी कोई दीवार छू दे, करंट लग जाए, या हमें खाना लेने के लिए बाहर जाना ही है, पानी लेने के लिए बाहर जाना है, या किसी भी काम के लिए बाहर जाना ही है और वहाँ पे कभी हमें पानी में करंट आ रहा है, सारी तारें वहाँ पे खुली हैं। आप ORN कभी जाके देखें, वहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है, तारें बिल्कुल खुली है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, तारों का पूरा एक जंजाल सा बना हुआ है। आप जहाँ हम लोग रहते हैं बिल्कुल सामने एकदम तारों का पूरा जंजाल है और बिल्कुल हमारे बालकनी से ऐसे निकल के जा रहा है। वो गलती से हम बालकनी में कभी कपड़े सुखाने गए बारिश में और छू दिया हमने, वहाँ में करंट लग गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी किसी तरह लाइब्रेरी में बैठे, माँ बाप को क्यों चिंता नहीं होगी? बिल्कुल चिंता होगी। वो हमारे पास तो है नहीं, हम लोग PG हॉस्टल में रह रहे हैं और माँ बाप तो हमें 24 घंटा फ़ोन नहीं कर सकते या 24 घंटा हमें देख नहीं सकते। उनको कोचिंग सेंटर वो हमें इसलिए भेज रहे हैं कि अच्छे कोचिंग सेंटर भेज रहे हैं, वहाँ लग रहा है जहाँ 1 लाख रुपए लग रहा है वो 2 लाख लगा रहे हैं कि चलो हमारा बच्चा यहाँ सेफ तो रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, सेफ रहेगा। वहाँ हमें क्या सुनने को मिलता है कि यहाँ बाढ़ आती है और 2 से 3 बच्चे वहाँ ख़त्म हो जा रहे हैं। इस तरह में उन्हें क्यों चिंता नहीं होगी? बिल्कुल वो बच्चों को गाँव बुलाएंगे, घर पे रखेंगे और वहीं पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो भविष्य के आगे जान पर बनाई है, माता पिता को चूज करना है कि भाई बच्चों की जान चाहिए या उनका भविष्य चाहिए। अंकुश, इस घटना के बाद घर से फोन आया कि आ जाओ बच्चा, वापस आ जाओ, नहीं बनाना हमको IAS ऑफिसर, तुमको नहीं कराना हमको कोई तुमको बड़ा कोर्स, कहा है कि वापस लौटाओ? हाँ सर, सबसे पहले मेरे पास कॉल आई थी घर से ही, क्योंकि मेरे आसपास ये दिल्ली में मैं रहता हूँ, मेरे दिल्ली में कोई भी रिलेटिव नहीं रहता है, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ इधर दिल्ली में। और कोचिंग में मैं PG में रह रहा हूँ, जिसमें शेयरिंग में ही रह रहे हैं हम, 5-6 लोग रह रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे हमें 2 लोग चाहिए थे कि हम 2 जन ही रह पाए, पर यहाँ के जो ब्रोकर्स है वो बहुत ज्यादा ही अलग तरीके के हैं, जिसके बारे में आगे बात करते कि बता ही नहीं सकते हैं। और मम्मी ने तो यही बात बोली थी कि आ जाओ, इसमें सेफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में मैंने भी ज्वाइन कर रखी है और मैं एक्चुअल में जो मैं कर रखी है ज्वाइन वो मेरी बेसमेंट में ही है मेरी लाइब्रेरी। अच्छा। हाँ, तो मम्मी ने यही बात बोली थी सबसे पहले, तुम ठीक हो या नहीं हो। और जो यहाँ पर दिल्ली में इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रखा है ड्रेनेज का कि बस जब बारिश आती है थोड़ी सी देर में 2-3 घंटे की बारिश में पूरा ही पानी भर जाता है, 4-4.5 फुट भर जाता है और डायरेक्ट बेसमेंट में सारी इलीगल तरीके से इन्होंने बना रखी है। ठीक है, हुदा आपके पास आना चाहूंगा जी। दिल्ली में सरकार आपकी, MCD आपकी, आप वो जो 10 साल पहले लोगों को ये समझाते नजर आते थे कि हर आम आदमी की समस्या हमारी है, कहां खो गए आप? कुछ नहीं पता चला, कहां ब्लाइंड फोल्ड थे, किसी तरह की कोई जानकारी आपको नहीं थी। कितनी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है, हमें बेहद अफसोस है इस हादसे का, क्योंकि 3 ऐसे होनहार छात्र जो कल के आने वाले वक्त के ऑफिसर्स हो सकते थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। लेकिन एट द सेम टाइम दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार MCD में या विधानसभा में सो नहीं रही है। हमने इस पे इमीडिएट एक्शन लिया। हमारे तमाम वहाँ पे, चाहे दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय की बात हो, चाहे आतिशी जी की बात हो, चाहे दुर्गेश पाठक जी जो वहाँ के विधायक हैं उनकी बात हो, तमाम के तमाम आम आदमी पार्टी के वहाँ पे लोग मौजूद थे। और आपने सौरभ भारद्वाज जी की वो PC सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 6 फरवरी के करीब उन्होंने एक बैठक बिठाई थी जिसमें उन्होंने इनविटेशन दिया था चीफ सेक्रेटरी को, तमाम IAS ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स को, इसी मुद्दे पे, इसी चीज पे बातचीत करने के लिए। अच्छा। लेकिन कोई वहां पे आया नहीं था। अच्छा, कोई आया नहीं, उसके बाद आप नहीं आया था। हमने बाकायदे से हमने LG को, मुझे ये समझाइए, नहीं हुदा, एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे। अगर कोई नहीं आया उस मीटिंग में, जिस सो कॉल्ड वीडियो को आप रिलीज कर रहे हैं अब, तो मैडम आपने क्यों नहीं बुलाया? LG को बाद का एक्शन क्या लिया, मुझे ये बताइए। हमने LG को इत्तला करी थी, हमने LG को बाकायदा से कहा था कि आपके चीफ सेक्रेटरी नहीं आ रहे हैं, आपके जो IAS ऑफिसर्स है वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑफिसर्स अपने LG को रिपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि दिल्ली सरकार से उनको कोई ट्रांसफर ऑर्डर, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास नहीं है, दिल्ली सरकार की अकाउंटेबिलिटी एज फार एज ब्यूरोक्रेट्स का कंसर्न नहीं है। हुदा, आप तो सड़कों पे उतरने वाली पार्टी है ना? जी बिल्कुल, आपकी तो रवायत है ये, आप इसी से निकली भी। आज भी मैडम, आप क्यों नहीं हम आज भी सड़कों पे उतरे हुए, हम आज भी अपने स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं किया? बिल्कुल किया। वहां पे LG,
अगर एलजी ने रोक लिया था तो आपने कितने प्रोटेस्ट किए मैडम दिल्ली के लिए? एलजी वहां पे आते हैं, स्टूडेंट से मिलते भी नहीं है, बैरिकेड्स के पीछे बकायदा से स्टूडेंट से बात भी नहीं करते। वहीं दूसरी ओर हमारे मंत्री मौजूद है, एमसीडी ऑफिसर्स मौजूद हैं जी। मैं प्री इलेक्टनेस की बात कर रहा हूं। आपने वो प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए? आप मुझे ठीक है कि कोई नहीं आया तो एलजी के खिलाफ आप उतरते सड़कों पे ना। आप बताइए कि कब क्यों नहीं उतरे आप हमें ये बताइए कि हमारी तरफ से कहां पे लापरवाही हुई है? हम बकायदे से वो मीटिंग डीसिल्टिंग के लिए थी, वो मीटिंग बकायदा से सीवरेजेस को साफ करने के लिए वो मीटिंग थी, बकायदे से हमारे ऑफिसर्स वहां पे मौजूद थे, हमारे मंत्री, हमारे काउंसिलर्स, हमारे तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। लेकिन अगर एलजी को फर्क नहीं पड़ता बच्चों की जानों से तो आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है? ठीक है, 18 जुलाई को आपकी मेयर शैली ओबरॉय कहती हैं कि इस बार दिल्ली वाले मॉनसून को एंजॉय करेंगे। 95% काम पूरा हो चुका है। अगर दिल्ली में काम पूरा हो चुका था तो स्थिति कैसे आई? शैली ओबरॉय ने यह बयान क्यों दिया? जब मॉनसून एंजॉय कर रहे थे हम लोग, इस तरह की स्थिति थी तो ये स्थिति कैसे आ गई? अच्छा, आप एक बात बताइए, हमारे पास एमसीडी कब से है? महज 1 साल से हमारे पास एमसीडी है। ये जो मसले मसाइल है ये अभी के नहीं है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बैठी हुई थी, क्या करा उन्होंने? और दूसरी बात, स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया? 18 तारीख को स्टेटमेंट देती है। अच्छा, एक बात बताइए, सड़कों पे गई नहीं मैडम? दिल्ली में सड़कों पे गई नहीं? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद बैठे हुए, एक सांसद नहीं दिखा ओल्ड राजेंद्र नगर में। राजनीति, गंदी राजनीति करने के लिए सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौजूद रहते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है, जब जनता की बात आती है, कहां चली जाते हैं बीजेपी के लोग? आप क्या, अच्छा आपने जब वोट मांगे थे लोगों से जाके ये बोला था हम लोगों के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं, समय लगेगा, ये बोला था। आप मुझे ये बताइए, ये जितनी कोचिंग सेंटर्स जो बेसमेंट में चल रही है इनको रेगुलेट करने के लिए आम आदमी पार्टी तो मौजूद है, लेकिन 15 साल से जब एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, कहां थी ये रेगुलेशंस? ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या बेसमेंट में लाइब्रेरीज है, ये आज की चल रही है, ये अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है सूर्य प्रकाश महतो साहब, ये जिम्मेदारी किसकी है असल में? आम आदमी पार्टी तो छटाक से पल्ला झाड़ रही है, कह रही भाई देखिए बीजेपी के किए हुए गड्ढे हैं जिनको हम भर रहे हैं। सर ये किसकी करतूत है जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया? मुझे किसी पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करनी है सर, आज मुझे छात्रों के बाबत जवाब चाहिए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और शत शत नमन है। हमारे बीच 3 होनहार विद्यार्थी नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि हो सकता है वो भविष्य में बहुत बड़े अधिकारी बनते। चलिए काल के ग्रास में चले गए, लेकिन और आगे ऐसा ना हो उसके लिए आज ये आपने चर्चा रखी है, बहुत अच्छी बात है। 4 लाइनें अभी हुदा जी के कंडक्ट को देखकर मुझे याद आ रही हैं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह और एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। कारण क्या है मैं उसको बता देता हूँ। अब देखिए इन्होंने सारा का सारा बहुत ही जबरदस्ती का शेर है ये। देखिए आपके बीच में मैंने बोला नहीं ना हुदा, सुनिए थोड़ा सा सेंस रखिए, थोड़ा सेंस रखिए ना, थोड़ा सेंस रखिए। देखिए मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ बैठ के नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी पार्टी, इनको बोले जरा शांति में अब रहें जरा। ठीक है सर, अपनी बात। धन्यवाद। देखिए इन्होंने कहा कि 1.5 साल से एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास रही 15 साल। बिल्कुल ठीक। तब 15 साल दिल्ली के अंदर 5-5 फुट पानी कभी नहीं भरा था, पहली चीज। सालों से भर रहा है। ये क्या है? ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? इनको क्या परेशानी है? झूठ परोस दीजिए। नहीं, आप इतनी देर से बैठ के झूठ परोस रही थी, अब जरा वक्त पे आ जाए, जरा बात कर ले, जरा मुद्दे की बात करें तो जरूर बात कर लेंगे। नहीं आप बताएंगे मुझे मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं? झूठ बोलेंगे आप, जनता की बात नहीं। देखिए गलत बात है, ये गलत बात है। तो कैसे होगा? नहीं ये गलत बात है। ठीक है खुदा, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। वही लोग भागते हैं जिनके पास तर्कों का जवाब नहीं होता। अब मैं पॉइंट्स रखूंगा और इनके पास अभी भागने या चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं होगा। सुनिए, बिल्कुल मैं एलजी की भूमिका पे भी बात करूंगा। देखिए दिल्ली के पहले सिस्टम को समझने की आवश्यकता है कि दिल्ली के अंदर जो एजेंसीज हैं वो काम कैसे करती हैं। दिल्ली के अंदर एक एनडीएमसी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा दिल्ली सरकार है और तीसरी है एमसीडी, जो कि पहले ईडीएमसी थी, एसडीएमसी थी और एनडीएमसी थी। ठीक है, उन तीनों का जो सर्वे सर्वा था वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता था पहले, जब शीला दीक्षित जी ने इसको बाइफरिकेट किया था।
यहां पर परेशानी यहां ये आ रही है कि ना तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो बड़े नाले होते हैं उनको डिसेटलाइज किया गया, उनके अंदर से गाद निकाली गई, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार में जो नगर निगम में आके बैठ गए हैं वहां पर भी नालियां पूरी चल रही हैं, ऊपर भर रही हैं। आप मेरे संग चलिए, मैं बुराड़ी से आता हूं। बुराड़ी के अंदर जहां ये जितने भी IAS कोचिंग से मुखर्जी नगर है उसके पास में बुराड़ी पड़ता है। आप बुराड़ी के अंदर एक बुराड़ी क्रीक नाला है, मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं, उसमें वहां पे विधायक संजीव झा पिछले 15 साल से वहां पे निगम विधायक हैं, 10 साल से, उसका हर साल टेंडर होता है 15 लाख रुपए का, लेकिन उस नाले की गहराई 8 फुट है, लेकिन 4 फुट गाद 5 फुट गाद हमेशा रहती है। और टेंडर आती है सर, इतना ज्ञान नहीं। बिल्कुल, अरे नहीं साहब, आपको समझना पड़ेगा। समझाइए सर। ना 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 ना, अच्छा पुलिस जाके नाली निकालेगी? नहीं, पुलिस जाके नाली निकालेगी, पुलिस जाके अवैध निर्माण हो रहा है, कौन बताएगा? अब आपको जानकारी होनी चाहिए, अवैध निर्माण पुलिस नहीं रुकवा सकती, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस हमेशा जहां भी बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी क्या होती है? सूर्य प्रकाश मैथिल बताइए मुझको। मुझे बोलने देंगे? आप ही बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। आप तथ्य अरे साहब, मैं तथ्य तोड़ मरोड़ के बात नहीं कर रहा। ना, मैं वही कह रहा हूँ, स्टूडेंट के अलावा दिल्ली के नागरिकों की भी परवाह है, सारे दिल्ली के नागरिकों की परवाह होनी चाहिए आपको। राजधानी की सुनिए ना, अब आप सुनिए। आपने दिल्ली पुलिस की बात की, दिल्ली पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है किसी भी अवैध निर्माण को रुकवाने का, ये मैं ऑन रिकॉर्ड, हाँ मैं सुन लीजिए ना, लेकिन MCD को वो लेटर लिख सकते हैं कि यहां पर ये अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन हमेशा लिखा जाता है SDM और DM, ये दिल्ली सरकार के पास है, सिस्टम के अनुसार आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है पिछले 15 साल से, और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की स्थिति आज हो रही है वो सबको पता है। अब ये बोल रही थी LG साहब नहीं काम करने दे रहे, मैं इनसे पूछता हूं, बसों के अंदर यात्रा फ्री किसने दी? LG साहब ने रोका? रुकिए, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कह रहे अधिकारियों की बात। अब देखिए भागना शुरू कर दिया इन्होंने, बिजली हाफ और पानी माफ का नारा इन्होंने दिया था, ये बिजली हाफ कर रखी है, पानी माफ कर रखा है, क्या LG ने रोका? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ ये बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, ये चिल्ला रही है। देखिए आप, मैंने क्या बोला था, तर्कों पे बात करूंगा तो ये भागती हुई घूमेंगी। इसके अलावा सुनिए एक और बात, अरे रुकिए ना, पूसा इंस्टीट्यूट में जब पराली जलाने का वो जो नौटंकी किया था, वो आविष्कार किया था अरविंद केजरीवाल ने। रोका था क्या आपको? मुझे बताइए, शराब घोटाले के अंदर गली गली में शराब मुद्दे की कोई बात नहीं है, समझ नहीं पाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, तर्कों के संग बात करूंगा तो ये भागती फिरेंगी। सूर्य जी, अगर पहले आप बोलते रहेंगे दोनों, तो मैं वही तो कह रहा हूं, मेरे समय मैंने किस समय में बोला? अच्छा, आप मुझे बताइए, इनके समय में बोला मैंने ये पूछा, इनसे बताइए ना, अगर LG काम नहीं करने दे रहा तो बसें जो फ्री चल रही है वो LG नहीं हो जाएगा। खुदा इसी में मैं एक चीज और ऐड ऑन कर रहा हूं, LG कई सारे कामों में जिन्होंने उन्होंने अवरोध पैदा नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया। हाँ। अधिकारियों ने तब नहीं कहा कुछ भी। मुझे ये बताइए ना, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना लिया, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कोविड के टाइम पे जब क्राई मची हुई थी, पूरा मुल्क क्राई माम हो चुका था, उस वक्त 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़, तो मैं मान लूंगा यहाँ पर बसों के अंदर फ्री सेवा ये दे रहे हैं। LG ने रोका क्या? बिजली हाफ दे रखी है, LG ने रोका क्या? पानी माफ दे रखा है, रोका क्या? इनसे पूछिए, मतलब सीवर निकालने के लिए, नाली निकालने के लिए LG खड़ा हो गया। अरे मत निकालो नाली, मत निकालो सीवर, मरने दो, इसे देखो, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तरीके से नहीं हो, झूठे समान दायरे में रह के बात करिएगा, ले जाओ आज इनके ले जाओ कायदे में बात करिएगा, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, लूट लिया उन्होंने, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। एक ब्रेक के लिए रुक ले, लेकिन मेरा मुद्दा इस चर्चा का सिर्फ छात्रों के दर्द को जानने का है, किसी की पॉलिटिकल स्कोरिंग को समझने का मेरा विषय और मूड बिल्कुल नहीं है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे, छात्रों के दर्द को ही समझेंगे। आप देख रहे हैं सच के साथ। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे
उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप सच के साथ देख रहे हैं और सच के साथ में आज उस सच को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं जो वाकई परेशान करने वाला है और आपको झकझोर देने वाला भी है। बहुत उम्मीदों के साथ छात्रों को भेजा है, बच्चों को भेजा है, लेकिन वो वापस आएंगे या नहीं ये कहते हुए भी मुझे थोड़ी सी सिहरन पैदा हो रही, लेकिन सच ही है। मेरे साथ सभी खास मेहमान बने हुए, मेरे साथ निहारिका है। तो निहारिका, मुझे वो पेन समझाइए जब बेसमेंट में पढ़कर 8x10 के कमरे में रात बिता के ढाबे वाले का सड़ा गला खाना खा के आप पढ़ाई कर रही हैं, कैसे हो पा रहा है ये सब कुछ? सर बहुत ऐसा होता है कि ऐसा दिन करता है कि बस घर वापस जाओ, यहाँ नहीं रहना है। आप उस चीज़ को फील कर सकते हो कि आप घर से आए हो, आपके माँ बाप आप पे कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उन्हें एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हो, आप बस एक बात बोल रहे हो कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए। अब वहाँ क्या फैसिलिटी है? वो छोटा सा कमरा जहाँ 3 दिन पानी नहीं है, 2 दिन पानी नहीं है, खाना वो गंदा सा, मतलब वहाँ एक सफ़ेद चावल कहते हैं ना, वो भी नहीं है हमारे पास कि हम उसे कह दें कि ये सफ़ेद चावल है। एकदम कभी कभी तो इतना रोना आता है कि बस घर पे फ़ोन लगाओ और मम्मी को कहो कि नहीं बस वापस आना है, यहाँ नहीं रहना है, घर जाना है। बार बार हर दूसरे दिन मम्मी उधर जब रोती है तो और बुरा लगता है कि क्यों रो रही है वो, हम यहाँ कुछ करने आए पर हम नहीं कर सकते वहाँ पे इतना। मतलब आप बाहर जाते हो, आप सोचते हो, आपको घर वाले बोल रहे हैं कि हम आपको पैसे डाल रहे हैं, आप फ्रूट्स ले लो। आप फ्रूट्स लेने जाते हो, फ्रूट्स वाला आपको पहले देखता है सामने से कि इससे तो पैसे निकालने हैं। वो 400 रुपये किलो सेब, 200 रुपये किलो आम, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी हमारे लिए इतने महंगे हो जाते हैं कि स्टूडेंट उन्हें खा ही नहीं सकता। वही रोटी सब्जी दाल, वही रोटी सब्जी दाल लाना है। पेरेंट्स एकदम परेशान हो चुके हैं, हम लोग कभी रात परेशान हो में चुके हैं। कमरे में लाइट बंद करके चादर के अंदर रोती हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं रोते? घर पे फ़ोन करके रोते हैं। जब ये घटना हुई तब से मुझे पता है मेरी मम्मी दिन रात टीवी देख रही है कि मेरी बेटी तो सेफ है, उसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। पापा 1-2 बार फ़ोन कर रहे हैं, वो 3-4 बार फ़ोन कर रहे हैं कि आर यू ओके, आर यू फाइन, कुछ पैसे चाहिए। अच्छा, पापा लोगों को तो फिर भी थोड़ा समझा लगे, मतलब नहीं होता, मुश्किल इससे समझाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मम्मियों को समझाना बहुत मुश्किल है। मम्मियों को पता ही नहीं होता, उनको वो गाँव में है, उन्हें ये नहीं पता चलता कि बेसमेंट में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कितना कमरा छोटा है। उन्हें जब तकलीफ बताते हैं कि रूममेट है उसके साथ कुछ हो रहा है, मेरा कुछ मन नहीं लग रहा है, घर आना है, मम्मी एकदम दुखी होती है और रोने लग जाती है कि आज बच्चे ने खाना नहीं खाया, आज अच्छा खाना नहीं बनाए, तुम्हें ये प्रॉब्लम हो गई है, वेट कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती है। आप एक लड़की हो, आपके साथ जीवन में 10 तरह की प्रॉब्लम फेस करनी है, आपको सिक्योरिटी भी देनी है, वहाँ इश्यूज भी फेस करने हैं। बिल्कुल रोना क्यों नहीं आता? बिल्कुल रोना आता है, दुख होता है, एकदम फ्रस्ट्रेशन होती है। जब फ्रस्ट्रेशन होता है, रोना आता है, पढ़ाई भी नहीं करते हो, आप बस बैठे होते हो वहाँ पे। कभी छोटा भाई बहन कोई आना चाहेगा तैयारी के लिए, आने दोगी? बिल्कुल नहीं, दिल्ली तो नहीं। अभी आया था साथ में कि नीट की प्रिपरेशन करना, मैंने कहा नहीं घर जाके वापस रहो, यहाँ नहीं रहना है,
यहाँ कुछ नहीं है दिल्ली में, सिर्फ एक दिखावटी दुनिया है कि दिल्ली आना है तो ही प्रिपरेशन होगी। बट जब यहाँ हम रहने लगते हैं तो लगता है कि ये सब दिखावटी है। यहाँ जो वो दिखाया जाता है जिस तरह रील्स में या यूट्यूब सब दिखावटी है, कुछ ऐसा नहीं तो होता ये है। राजधानी दिल्ली है जिसका दर्द निहारिका बता रही है, और ये सिर्फ एक बच्चे का दर्द नहीं है, आप जरा जाके देखिएगा, हर बच्चा इसी दर्द से जूझ रहा है। मेरे साथ अंकुश भी हैं। अंकुश, जिस तरह की बहस अभी आप देख रहे थे, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, लगता है कुछ आप लोगों के लेके कोई संजीदा है, कोई गंभीर है, या फिर से अपनी अपनी रोटियां सेकने की तैयारी हो रही है? सर अगर ईमानदारी से बताना अंकुश, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। सर अगर पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो मेरे को नहीं लगता कहीं भी इधर आ रहा है, सब अपनी अपनी जेब भर रहे हैं, एक तरीके से धंधा बना रखा है। अगर आप सारी के सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखोगे, चाहे वो कोई भी हो, आप अपने बीजेपी की बात करी जाए, आपकी बात करी जाए, तो सब अपना अपना देख रहे हैं, कोई भी मेरे को नहीं लग रहा फोकस कर रहा होगा। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है ना अंकुश, आप तो इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता भी होगा कि किस संघर्ष के साथ आम आदमी पार्टी निकली। जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसको जमीन पर रह के जमीन के लिए लड़ना आता है। आप लोगों के लिए लड़ते दिखाई दिए क्या? कभी आतिशी पहुंची हो, कभी सौरभ भारद्वाज पहुंचे हो, या कभी हुदा पहुंच गई हो, कभी कोई पहुंचा आपके बीच में? सर आज तक तो मैंने देखा नहीं है कहीं भी कि कोई भी रीजन हुआ है, कहीं भी कोई ट्रेजेडी हुई है तो मैंने देखा हो ये आए हो कभी कहीं, तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है हुदा, ये सारी बातचीत करने के बाद आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप तो खुद एक फीमेल हैं, महिला हैं, कहीं दर्द नहीं होता है, कहीं कोई टीस नहीं होती, कहीं नहीं लगता कि हम कितना बड़ा धोखा बच्चों के साथ कर रहे हैं? और हुदा, ये दिल्ली की तस्वीर है, दिल्ली इतनी बदनुमा कैसे हो सकती है, जहां पे अपने बच्चों को भेजने के लिए निहारिका कह रही है अपने भाई को बोल दे वापस जाओ, रहना ही नहीं है यहाँ पे। ये तो एक बड़ा धब्बा है, मुझको तो लग रहा है, और आप तो इंटरनेशनल मीडिया से भी ताल्लुक रखती हैं, ये तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे एक बड़ा डेंट है। खुदा छोड़ दीजिए कि आम आदमी पार्टी से हैं, मुझे सच्चाई बताइए, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी के साथ, आपकी पार्टी जस्टिस कर रही है कि छात्रों के साथ? घनश्याम जी, मेरे लिए ये मुद्दा वाकई में दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक ज़माने में आपको मैंने अपने इंटरनेशनल मीडिया से ताल्लुक़ होने का जिक्र तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया आपको कि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पायरेंट रह चुकी हूँ, और मेंस की तैयारी के लिए घंटों घंटों बैठ के मैंने भी वही बेसमेंट की लाइब्रेरीज में तैयारी करी है, वही क्वेश्चनेबल फूड जिसमें बिल्कुल पानी जैसी दाल होती है, इतने गंदे रूम्स होते हैं, वॉशरूम से स्मेल्स आ रही होती हैं। आपको तो और समझना चाहिए, तो ये अरविंद केजरीवाल साहब खुद एक ऑफिसर रहे, बिल्कुल उनको ये दर्द समझना चाहिए, वो भी फेस से निकले होंगे। कोई स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की नहीं आई, कुछ बोला उन्होंने केजरीवाल साहब ने? केजरीवाल साहब बिल्कुल इस चीज को उनसे बेहतर कौन इसका दर्द समझ सकता होगा। कुछ कहा? मुझे जानकारी है। अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त हमारे बीच मौजूद नहीं है। जैसे ही वो जेल से तो सारी बातें हो रही हैं। वो बाइज्जत बड़ी होके आते हैं, बेल पे बाहर आते हैं, उनके तमाम मंत्रीगण उनके तमाम मंत्रीगण वहां पे मौजूद है। और हम आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिसके बारे में आतिशी जी ने, सौरभ भारद्वाज जी ने, डॉक्टर शैली ओबराय, तमाम लोग उस पीसी में मौजूद थे। उसमें हमने कुछ रेगुलेशंस की बात करी है। उस मीटिंग में बाकायदा से फायर डिपार्टमेंट के भी लोग होंगे, स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, और उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी लोग शामिल होंगे। देर कर दिया आपने जागने में, आपने देर कर दी जागने में। उसमें मैं आपको बस दो चार पॉइंट्स बस बताना चाहती हूँ, काम के पॉइंट से रिएक्शन है ना, मैं उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। सिर्फ 4 ऐसी चीजें जो जेन्युइनली हमें एड्रेस करने की जरूरत है। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आम आदमी पार्टी के द्वारा, चाहे वो ठीक हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ठीक हो, लेकिन बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखने की जरूरत है। उसके अलावा फीस रेगुलेशन की जरूरत है। जो मिसलीडिंग एड्स होते हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, उनको टारगेट करने की जरूरत है। 10 साल मंगल ग्रह से बैठ के सरकार थे, आप चला रहे, अचानक से दिल्ली आए और पता चला कितनी खामियां। आम आदमी पार्टी हैज ऑलवेज बीन ऑन द ग्राउंड फॉर द जनता ऑफ दिल्ली, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली। ये 2.5 करोड़ के करीब जो दिल्ली की जनता है, उसके लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पे लड़ी है, आंदोलन करे हैं। ये पार्टी आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। आपने बंद करवाया, मुझे 3 कोचिंग सेंटर बताइए जो बेसमेंट में चल रहे थे। 200 कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिल्कुल बता रही हूँ, 200 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस जारी किया जा चुका है, और 30 कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद सील करे हुए हैं। 30 कोचिंग 30 आई एम टेलिंग यू 30, आप
मुझे एक पूछ रहे हैं, मैं आपको 30 इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ जो सील कर दिए गए और 200 को नोटिस दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट आपकी निगाह में नहीं आया था? राउज इंस्टीट्यूट डेफिनेटली हमारी निगाह में था। डीसिल्टिंग का प्रोसेस वहां पे चल रहा था। हमारे तमाम मंत्री, गाइडलाइन है, दिल्ली हाईकोर्ट की गाइडलाइन है, बेसमेंट में एब्सोल्युटली तो वो स्टोरेज की जगह क्यों यूज हो रही थी एज अ लाइब्रेरी, बेसमेंट में क्यों यूज हो रही थी? एंड ऊपर से बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है उसमें बेचारे बच्चे टाइम पे निकल भी नहीं पाए। आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आवर आम आदमी पार्टी, आवर पार्टी हैज बीन देयर एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ द पार्टी फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। और यहां पे जहां तक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात है, बाकायदा से उसको रेगुलेट करने के लिए तमाम नियम भी लागू किए जाते हैं। एवरीथिंग इज इनटू प्रैक्टिस। हम चीफ सेक्रेटरी के हाथ जोड़ के रह गए कि प्लीज मीटिंग में आइए, डीसिल्टिंग का मसला है। एलजी साहब बखूबी वाकिफ थे इस बात से, उनको अंदाजा था। व्हाई वाज ही नॉट देयर? व्हाई वाज ही नॉट देयर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली, फॉर द जनता ऑफ दिल्ली? आई मीन उनसे आप नहीं आए, उसके बाद आपने क्या उखाड़ लिया मैडम? आप तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव था, उन्होंने कह दिया आचार संहिता लग गई है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। उसके बाद फिर आई मीन लिटरली आम आदमी पार्टी कॉन्क्रीट स्टेप बताइए, मुझे वो कॉन्क्रीट स्टेप बताइए कि जब आपके बुलाने पे सचिव नहीं आए, बिल्कुल नहीं बुलाने में एलजी साहब नहीं आए, जी नहीं आए, आपके बुलाने पे अधिकारी नहीं आए, तो आपने उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हमने एड्रेस किया एलजी साहब को, हमने रिक्वेस्ट किया। ओके सो दिल्ली, देखिए दिल्ली अनफॉर्चुनेटली दिल्ली डज नॉट हैव अ कंप्लीट स्टेटहुड। एसी रूम में बैठ के कॉन्फ्रेंसेस करके दिल्ली रिस्पांसिबिलिटी से दूर, बता रही हूं दिल्ली में फुल स्टेटहुड नहीं है। हमारे ऊपर एलजी साहब बैठते हैं जो हमारी जरा भी जर्रे भर की सुनवाई नहीं करते। जो दिल्ली की पुलिस है जरा हमारा साथ नहीं देती। एमसीडी 15 साल से आम आदमी पार्टी के पास नहीं थी, अब आई है तो इतनी सारी चीजें रेगुलेशन में आई हैं। अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया उसको दिखाएगा नहीं। जो बिजली आप देती है ना, उस बिजली के बदले में भी मनचाहे दाम इन बच्चों से वसूले जा रहे हैं। कौन सी बिजली मिलती है? सूर्य प्रकाश मैथिल को लाई चर्चा में। ठीक है मैडम, ठीक है। ओनली सरकार जिसमें मुनाफा का बजट है, चुनावी मंच नहीं है मैम, एक चुनावी कैंपेनिंग नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे, आप स्टूडेंट्स का पेन समझिए मैडम, आप समझ नहीं रही है, आप छात्रों के दर्द को समझ नहीं रही है। इसीलिए वोट मांगने अभी पता चल जाएगा मैम, 6 महीने बाद इलेक्शंस हैं, आपको पता है ना, फिर पता चल जाएगा मैम सारी चीजें। मैं यही आपसे कह रहा हूं, सिर्फ इलेक्शन के लिए मत करिए सारी चीजें। हमारे तमाम मंत्री वहां पे मौजूद थे, ग्राउंड पे मौजूद थे, बाकायदा से स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे, उनकी मजीदो समस्या समझ रहे थे। वही दूसरी ओर एलजी कब समझ रहे थे? रोज जा रहा है कोई ना कोई डॉक्टर, शैली ओबराय भी गई है, आतिशी जी गई है, दुर्गेश पाठक जी गए हैं, सौरभ भारद्वाज जी गए हैं। शैली ओबराय तो कह रही थी मानसून एंजॉय करेंगे मैडम, उन्हें तो पता ही नहीं था। बिफोर दैट हमारे एमसीडी के लोग वहां पे मौजूद रहते हैं। मैं आपकी मजबूरी है, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, मैम आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, लेकिन कभी आप जर्नलिस्ट भी थी तो बायस मत होइए प्लीज, मत होइए बायस मैम। यहाँ छात्रों की बात है, दर्द को समझ लीजिए। 6 महीने बाद शायद वो एस्पायरेंट में खुद रह चुकी है, बिना यूपीएससी एस्पायरेंट फॉर कपल ऑफ इयर्स। आई अंडरस्टैंड। ओके मैम। सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, असल में यही जब स्थिति है और एलजी साहब इतना बड़ा किरदार निभा रहे हैं, तो फिर एलजी साहब सड़कों पे क्यों नहीं आए? क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा था कि वो सड़कों पे भी आए थे, जहां पानी भरा था वहां भी गए थे, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को भी दुरुस्त कराया था। इस बार पहल वही कर लेते, वहां से पहल क्यों नहीं हुई? घनश्याम भाई, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आपको इस बात का इंश्योरेंस करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने सभ्यता से बात सुनी है, उसी प्रकार से यहां पर बैठे हुए लोग मेरी बात को सुनेंगे। उसके बाद यदि उनको कोई काउंटर करना है तो वो बाद में करेंगे। इस चीज को आप इंश्योर कीजिए, अन्यथा मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। आपके फैक्ट सही होंगे तो कंटिन्यू रहेगा, अगर दुरुस्त करने की जरूरत होगी तो दुरुस्त ना। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरी बात जिस प्रकार से लोगों को रखने की बात की, नहीं, जिस प्रकार से लोग बात कर रहे हैं मैंने नहीं छेड़ा, उनको भी बोलिएगा कि ना छेड़े। धन्यवाद। बोलिए। अभी यहाँ पर पूरी बात का लबुलुबाब यह है कि एलजी ने कोई काम नहीं करने दिया। आपने अरविंद केजरीवाल जी की वो बातें सुनी होंगी कि जब उन्होंने सत्ता को संभाला था 2014 में, उन्होंने कहा था यमुना जी जो है वो थेम्स नदी की तरह पवित्र हो जाएगी। उन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कही थी, दिल्ली के अंदर 26 झीलें बनाने की बात कही थी। आज गली गली में झीलें हैं। आप देखिए 10 साल 12 साल 13 साल में 3000 करोड़ से ज्यादा का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। उस सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को ये कहां खा गया ये नहीं पता, लेकिन आज जमुना जी और बुरा हाल हुआ पड़ा है। उसमें आप देखेंगे छठ पूजा के टाइम पे बड़े बड़े झाग दिखते हैं। दूसरी चीज,
ये बात कर रही हैं कि सीवेज व्यवस्था के अंदर एलजी साहब नहीं आए इसलिए काम नहीं हुआ। तो क्या एलजी साहब आके सीवर साफ करवाते? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे एक बात को उत्तर देंगे, एक उत्तर देंगे कि जब आप बसों को फ्री करते हैं तब एलजी साहब नहीं रोकते हैं, जब आप शराब की गली गली में दुकानें खोलते हैं तब एलजी साहब नहीं रोकते हैं? बात अजीब नहीं लग रही है आपको सर? नहीं, एक मिनट रुकिए ना, मैं वही कह रहा हूं ना सर, मैं वही कहना चाहता हूं। जब इनकी मेयर ने खुद इस बात को सर्टिफाइड किया कि 95% जो है वो डिसिल्टिंग हो चुकी है, छोटे नालियां और बड़े नाले साफ हो चुके हैं, उसके बाद दिल्ली में पानी भरा तो भरा कैसे? कोई बादल नहीं फटा, कोई बाढ़ नहीं आई। पिछली बार आपने देखा था दिल्ली के अंदर कितना कितना पानी कहां फुट भर गया था। असलियत में बात यह है कि ये सारे काम कागजों पे होते हैं घनश्याम भाई, ये लोग सिर्फ मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। पहले दिल्ली के अंदर दम घुटता था तो पंजाब से घुटता था, अब पंजाब गायब हो गया, दिल्ली एनसीआर से घुटता है। तो इनकी आदत है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की। एमसीडी के लिए चिल्लाते थे कि हम एमसीडी में आएंगे तो दिल्ली को साफ कर देंगे, लेकिन एक मिनट, लेकिन वो बड़े बड़े पहाड़ों को साफ कर देंगे। आज की डेट में आपको मैं बता दूं, डेटा बता दूं, को भी स्क्रीन पे रखिए, मैं आपको एक डेटा और बता दूं, खुदा जरीवाल स्क्रीन पे प्लीज, एक डेटा बता दूं मैं आपको कि जब से आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली है, दिल्ली में 3 गाजीपुर और उसके अलावा भलसवा और एक जगह और है जहां पर पहाड़ थे, ये 3 और नई जगहों पर कूड़ा डाला जा रहा है। और यह भी बात पकड़ में आई थी कि दिल्ली की एमसीडी के ट्रक जो हैं वो जाकर गाजियाबाद में भी कूड़ा फेंक रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। यहां बैठ के इतनी सारी आपने बातें इनसे पूछी, ये सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं हम पार्टी दिल्ली के लिए हैं। अरे भाई 12 साल 13 साल से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि 10 साल से आप मंगल ग्रह से सरकार चला रहे थे क्या? आप मुझे ये बताइए, एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति किसने की थी? सूर्य प्रकाश मित्तल साहब। आप बताइए किसने की थी? मुझे नहीं पता, नहीं आप बताइए। और एमसीडी सुनिए, हाँ बहुत अच्छा सुनिए, आपको जानकारी होनी चाहिए दिल्ली नगर निगम के अंदर जो एमसीडी है उसका एमसीडी कमिश्नर पहले 3 होते थे और वो तीनों के तीनों दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन होते थे। दिल्ली की एमसीडी को बजट जो है तीनों एमसीडीज को वो कौन देता था? वो दिल्ली सरकार देती थी, सेंट्रल दिल्ली सरकार को देते थे, ये आगे देते थे। सुनिए और दिल्ली के कर्मचारियों को, सफाई करने वालों को ये पैसे नहीं देते थे, सैलरियां नहीं देते थे अपनी घटिया राजनीति के लिए, जबकि सेंट्रल इनको देता था। 17,000 करोड़ रुपया दिल्ली को हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ये मैं आपको बता दूं। डीडीए इनके पास है, इनके पास में सिर्फ दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसके अलावा सारे विभाग इनके पास हैं। लेकिन मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, किसने रोका बड़े बड़े सीवरों को डिसिल्ट करने के लिए? किसने रोका छोटी छोटी नालियों को साफ करने के लिए? आखिर क्या कारण है कि दिल्ली में हर जगह खड्डे हैं, जैसे ही पानी भरता है नालियों में पानी ऊपर आ जाता है, खड्डे जो है पानी में ऊपर आ जाते हैं। अभी आपने एक और जानकारी ली होगी, आपको न्यूज आई होगी, एक मां अपने बच्चे के संग नाले में गिर गई और मृत्यु हुई उस बेचारी महिला की, उस बच्चे की, और वो आगे जाके 500 मीटर बाहर उसकी लाश मिली दोनों की। ये है दिल्ली सरकार का मॉडल। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग बैठकर एसी कमरों में पीसी करते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं करते। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं 58,000 करोड़ का कोचिंग व्यवसाय है जो 4 साल बाद 1.34 लाख करोड़ का हो जाएगा। इतने सारे पैसे, मुट्ठी भर स्टूडेंट्स, सुविधाएं शून्य। आपको तय करना है। ब्रेक के उस पार रहिएगा मेरे साथ। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो फिर दिल्ली के मेयर कहती हैं, 18 जून को स्टेटमेंट देती हैं कि भाई इस बार तो मॉनसून एंजॉय करने वाले दिल्ली वाले, लेकिन कितना एंजॉय किया वो हम सब जानते हैं। और उसी एंजॉयमेंट के मद्देनजर आज कई सवाल हैं जो हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए। निहारिका, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा।
जिस तरह की चर्चा हो रही है, सहम गई हैं उससे, डर गई हैं, कोई उम्मीद जग रही है कुछ होगा, या सब ऐसे ही चल रहा है? ये ऐसे ही चलेगा। ये मुश्किल से मुझे लगता है 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, क्योंकि जब मैं मुखर्जी नगर रहा करती थी तो 2 जगह बहुत आग लगी थी, बहुत बड़े अच्छे कोचिंग सेंटर्स में आग लगी थी। वहाँ हम ट्रायल क्लास के लिए गए थे, हमें बताया गया था किस तरह से कि अरे वो सर से निकल के यहाँ आ गए हैं, सर पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई थी, कहा गया बहुत अच्छी। वहाँ यहाँ बेसमेंट में बच्चे मर रहे हैं, वहाँ अपर फ्लोर पे मरते थे बच्चे। वहाँ आग लगने की कॉमन बीमारी थी, वहाँ लोगों को मतलब आराम से आग लग जाती, शॉर्ट सर्किट होना आराम था मुखर्जी नगर में। मेन बत्रा सिनेमा में आप जाएं, वहाँ बत्रा सिनेमा फेमस है, वहाँ बिल्डिंग में आग लगी, काफ़ी बच्चों ने वहाँ खाली किया और हमारे जैसे बच्चों ने भी खाली किया और वहाँ से हम लोग शिफ्ट हुए ओल्ड राजेंद्र नगर, ये कह के कि यहाँ से अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। जब हम ओआरएन गए तो वहाँ की स्थिति बद से बदतर थी। बेसमेंट में ही पीजी है, बेसमेंट में ही लाइब्रेरी है, बेसमेंट में ही क्लासेस हैं और वहाँ बिल्कुल ब्रोकरेज हाई रेट है। जहाँ मुखर्जी नगर में 10 से 12 हज़ार रेंट है एक फ्लैट एक पीजी का, यहाँ 18, 20, 19 इस तरह के रेंट है। मतलब 15 से नीचे करोल बाग ओआरएन में एक अच्छा फ्लैट लेना बहुत ही मुश्किल है। वही आप 4 बच्चों 5 बच्चों के साथ रहना है, आपको खाना खुद बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है। इस तरह की वहाँ की सिचुएशंस है। वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये मुद्दा कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल, न सरकार का कोई एक आदमी, ना मेयर, ना ही हमारे मुख्यमंत्री, ना ही किसी और तरह के, मैं इस पे जाना ही नहीं चाहती पॉलिटिकल डिस्कशन पे, कोई एक आके हमें ये नहीं कह रहा कि हाँ ये हमारी गलती हुई है, हम आगे से जिम्मेदारी लेते हैं कि हम 6 महीने में, 8 महीने में या इतने दिन में ये काम करके आपको देंगे। सिर्फ क्या वहाँ कहा जाता है, एक नेता आता है, एक मेयर आता है, एक एमएलए आता है, एक पेन कॉपी पे लिखते हैं अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है, 4 स्टूडेंट पे लिखते हैं अच्छा ठीक है ओके बच्चे हम ये कर लेंगे, आप डेलीगेशन बना लो। कि बच्चे क्या डेलीगेशन बताए? आपका काम है डेलीगेशन बनाना, आप क्या आईएएस पीसीएस ऑफिसर है या जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के पास इतना वक्त है कि वो प्रोटेस्ट पे बैठे रहे? आप खुद बताइए जिन बच्चों का मेन यानी कई चुनौतियां हैं जो एक साथ इन छात्रों को घेरे हुए हैं। तो अंकुश, पढ़ना वढ़ना तो साथ में है ही, लेकिन अब धरने पे कैसे बैठना है, एजिटेशन कैसे करना है, डेलीगेशन कैसे बनाना है, चिट्ठियां कैसे लिखनी है और राजनेताओं से कैसे मिलना है, उनको कैसे बताना है, अब ये भी एक अलग से कोर्स मुझे लग रहा है शुरू हो जाएगा। वहां पे कोचिंग सेंटर वाले ये भी बताया करेंगे भाई हम आईएएस की तैयारी तो कराएंगे लेकिन नहीं करा पाए, आपकी जान ले ली, तो ये बताएंगे कि प्रोटेस्ट कैसे करना है। ऐसा लग रहा है कुछ? सर मेरे को लग रहा है ये जितने भी कोचिंग सेंटर वाले एक तरीके से नया कोर्स खोल ही लेंगे कि धरने पे कैसे बैठना है, अपना आई कैंडल वाला जो अपनी मार्च करनी है वो किस तरीके से करना है, पूरा दिन सिखाएंगे कि किस तरीके से बैठना है और अपना पूरा कोर्स लॉन्च ही कर देंगे एक तरीके से। ये चीज़ मेरे को लग रही है क्योंकि हम अगर प्रोटेस्ट करते भी है तो पूरा दिन ही हमें बैठना पड़ता है किसी भी कोचिंग सेंटर पे हो, चाहे उसको पे रोड पे बैठ जाओ आपको, क्योंकि होगा कुछ नहीं। इससे क्या होता है सिर्फ हमारा ही टाइम वेस्ट होता है कि इससे आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है, क्योंकि जब पुलिस होती है पुलिस आगे सामने खड़ी हो जाएगी डिवाइडर के सामने और हम अपना यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ सही बात है। हम धरने पे ही बैठ सकते हैं और इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलता है, बस टाइम वेस्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो समय बर्बाद करने के अलावा, खाली हाथ लौटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प समझ नहीं आ रहा। लेकिन हुदा मेरे साथ है आम आदमी पार्टी से, तो हुदा इस घटना के बाद अब देखिए आप कार्रवाई कर रही हैं, बुलडोजर भी चल रहा है, कोचिंग भी सील हो रहे हैं, तमाम तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। मैम एलजी अपनी रोक रहे क्या आपको? एलजी करने दे रहे हैं अब? और पहले रोक रहे थे, आप सील करने जा रही थी तो रोक रहे थे एलजी साहब, कोचिंग सेंटर को ब्लॉक कर रही थी तो रोक रहे थे। ये एलजी साहब को मतलब लेके किस तरह की पशुपेश की स्थिति है मैं समझ नहीं पाया। अब क्या कह रहे हैं, जाइए करें एक्शन लीजिए, क्या कह रहे हैं एलजी साहब? देखिए एलजी साहब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है एलजी बदलते रहे लेकिन कहीं ना कहीं उनके रवैये बिल्कुल भी नहीं बदले। आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से शुरू दिन से काम करने के लिए रोका जा रहा था आज भी स्थिति वही है। और इस बीच में आम आदमी पार्टी ने बावजूद इतनी रोक के, बावजूद इतनी रेजिस्टेंस के, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा और तमाम कितने सारे ऐसे काम है जो डेवलपमेंट मॉडल है, कुछ मत दीजिए जान मत लीजिए पर मत दीजिए कुछ भी, लेकिन जान मत लीजिए। एक और बिजली पानी लेके आप बच्चों की जान ले रही हैं। एक और इस तरह का सिस्टम मैडम बिल्कुल गलत, ये नहीं चाहिए मैडम, नहीं चाहिए। जो बच्चों के साथ आपकी सांत्वना नहीं चाहिए, आपका अफसोस भी नहीं चाहिए और घटना की निंदा भी नहीं चाहिए। एक्शन चाहिए और तैयारी चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो। बस छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहती हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया था। एक बाकायदा से जो कमेटी बन रही है जिसमें तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी लोग होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, फायर डिपार्टमेंट के लोग होंगे, तमाम जो लोग हैं जो इन इरेगुलरिटी
रियलिटीज को एड्रेस कर सकें। उसका एक ईमेल है जो मैं आपकी द्वारा आपके चैनल के माध्यम से जनता के लिए देना चाहती हूँ ताकि उसमें फीडबैक भेज सके अपना, coaching.law.feedback@gmail.com। मैं रिपीट कर देती हूँ, coaching.law.feedback@gmail.com। जितने स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं, आपके शिकायती पोर्टल पे बच्चों ने सैकड़ों बार शिकायत की, वो तो आपने सुनी नहीं। आप बता रही हैं मुझे .portal.gmail.com नहीं चाहिए मैडम, ये बिल्कुल सुनिए मैडम। आम आदमी पार्टी ने सुधांशु त्रिवेदी ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट के साथ बोला है, मुद्दों की बात करिए। सुधांशु त्रिवेदी ने हाउस में डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ बोला है कि आपका जो ग्रीवेंसेस पोर्टल है वो कुछ नहीं करता मैडम। हमने बकायदा से ये चीज पब्लिक परव्यू में लेके आए कि किस तरीके से उन मीटिंग्स में जिसमें डीसिल्टिंग होनी थी, कोई चीफ सेक्रेटरी मौजूद नहीं होते, कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स मौजूद नहीं होते, एलजी की कहीं सुनवाई नहीं है। 55 मिनट के शो में मेरे 55 मिनट के शो में 55 बार आपने यही बात बोली है। शब्दों का अभाव है, जानकारी का अभाव है, होमवर्क का अभाव है, और अभाव दिल्ली चल रही है। ये दिल्ली चल रही है आपका। रुकता है क्योंकि मैं बात वही करूंगी जो कहते हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता काफला क्यों लुटा। तो हम बता रहे हैं क्यों लुटा। आम आदमी पार्टी को अपने तरीके से काम करने नहीं दिया जाता, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, एलजी हमारे कामों पे रोक लगाती है, कहीं बावजूद उसके आम आदमी पार्टी हमेशा से जनता के लिए खड़ी रही है, जनता के हक और हित की बात करती रही है, स्टूडेंट्स के लिए मौजूद है और आखिरी दम तक मौजूद रहेगी। सूर्यप्रकाश में थे लास्ट रिएक्शन सर आप भी सरकार में, जिम्मेदारी आपकी भी कहीं ना कहीं तय होगी और आप बड़ी तस्वीर को उकेरते हैं। सर कुछ बड़ा करके दिखाइए ना, आप तो सबके साथ विकास विश्वास की बात करते हैं, वो विश्वास जगाइए सर। दिल्ली में भी राजधानी है सर, बड़ा डेंट है, अब जिम्मेदारी लेते हुए आप इनिशिएटिव लीजिए सर। धन्यवाद। देखिए आपने जो कहा ना कि बड़ी तस्वीर उकेरनी है, तो दिल्ली को हम लोगों ने दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए, पेरिस या लंदन नहीं, दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली के सिस्टम को ठीक किया। दिल्ली के 3 नगर निगम जो थे उनको एक करने की जो विधेयक लेके आए, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने पूरा विरोध किया। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका कंट्रोलिंग जो है बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव। सुन लीजिए पूरी बात, आपने जो मुझे बोला ना, अरे साहब कोचिंग सेंटर, बेसमेंट, लाइब्रेरी, अरे मैं वही कहना चाहता था भाई साहब, मुझे वो समझाइए। मैं वही कहना चाहता था, सुन तो लीजिए साहब, मुझे बताइए ना, मुझे ये बताइए अभी इन्होंने 55 बार जो एलजी चिल्लाए, सुनिए ना, लेकिन शराब जब गलियों में दुकानें खोलनी थी तब शराब को रोकने के लिए एलजी नहीं थे। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक नाम की नोटंकी करने के लिए जब अरविंद केजरीवाल का दिल किया तब एलजी ने रोका नहीं। उसके अलावा सुनिए ना, अरे सुनिए बहन जी, अरे बहन जी सुनिए, अरे सुनिए, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि आपको फिर भी यकीन नहीं। आपने यमुना को गंदा नाला बना दिया, आपने दिल्ली के सीवरों को डीएसएलटी के नाम पे लूटा। दिल्ली के सीवरों में आज भी 90% गाद है। भाई साहब, दिल्ली के जो सीवर है ना वही साफ नहीं हो रहे। आप मुझे बताइए, 15 फुट का सीवर है, उसकी डीएसएलटी नहीं होगी तो क्या होगा? पानी तो बाहर ही पाएगा ना। इनके पास अब नगर निगम और आ गया, नगर निगम के अंदर भी ये छोटी छोटी नालियों को सीवर की तरह सफाई नहीं कर रहे हैं। ये लूट मचाने को तैयार है, बलात्कारियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इनकी एक निगम पार्षद बॉबी किन्नर अभी लूटपाट में अरेस्ट हुई है। ये बलात्कारी, ये भ्रष्टाचारी, ये चोर, ये गुंडे, इनके मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, इनके मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिहार वासी पार्टी यहाँ बैठ कर जान दे रही है। ठीक है, हो गया, इतना ही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां आपके लिए। क्या गजब है मैम, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग है मैडम, ये किस तरह की तस्वीर है? नहीं मैम, आई एम नॉट गोइंग टू एंडोर्स। नहीं मैडम, ये तरीका नहीं है, आप मर गए, आपकी नहीं मैडम, ये तरीका नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली यू हैव टू रिएक्ट वेरी सेंसिटिवली। नो मैम, नो मैम, मेरे पास समय इतना ही है। माफी के साथ शुक्रिया आपका कर रहा हूं, लेकिन शुक्रिया करने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं इस चर्चा के बाद। थैंक यू सो वेरी मच मैम, मेरे पास इतना ही समय था मैम।
वेरी कामली एंड कंपोजर के साथ मैं पूछ रही हूँ। नहीं, आप पूछना नहीं, मेरे समय हो गया। होता है, काम करना चाहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ तस्वीर बदलेंगी, आप सेंसिटिव होंगी और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी मैम। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित मत रखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन ये चर्चा वाकई बहुत दुखद है। आप पॉलिटिकल स्कोरिंग से इतर छात्रों के भविष्य तक जा ही नहीं पा रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं उन माँ बापों को दर्द जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। मैं अच्छा लगता मुझे तब आज इस डिबेट में आम आदमी पार्टी की आंखों से वो आंसू निकल जाते, जीवा से वो दर्द महसूस होता और वो रुदन में महसूस कर पाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग है। और हो सकता है कि आज खुदा जी हमारे साथ ही आम आदमी पार्टी से वाहवाही मिल जाए कि आपने डिबेट अच्छे से की, हल्ला हुआ, लेकिन ये क्या है। बहुत दुख के साथ इस डिबेट को यहीं वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद फिर भी है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। इन बच्चों के दर्द को हम समझेंगे और मोदी तक ये बात जरूर जाएगी और मोदी जी इस पूरे मुद्दे को सेंसिटिवली लेंगे, जैसा कि वो हमेशा लेते रहे, और एक बड़ा कदम इस ओर जरूर उठाएंगे, क्योंकि उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी सूत्र में पूरे देश को पिरोने की वो कोशिश करते हैं और ये कोशिश उनके जरिए होती रहेगी, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ। सच के साथ में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात। नमस्कार।